नमस्कार दोस्तों। आज से मैं सामान्य अध्ययन की कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं जो आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस या अन्य इनके समकक्ष जैसे आरओ एआरओ या लोअर पीसीएस सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा और मैं बारी बारी से लगभग सारे सब्जेक्टों को कवर कराऊंगा। सबसे पहले मैंने इतिहास चुना है और इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि पीसीएस में सबसे ज्यादा प्रश्न लगभग 12 से 15 प्रश्न अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब यहाँ पर समझना होगा कि यूरोपीय कंपनी कौन थी। तो जो यूरोप से आई थी वो कंपनी यूरोपीय कंपनी थी। यहाँ पर ये एशिया में थोड़ा सा मैंने भारत को ही दर्शाया है, यहाँ पर ये अफ्रीका है और इधर यहाँ पर ये है यूरोप। और यूरोप से आने वाली कंपनियां ही यूरोपियन कंपनी थी, जिसमें से कुछ बातों को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर पुर्तगाली आए तो ये पुर्तगाल देश है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है जो फ्रांसीसी आए थे, ये नीदरलैंड और ये डेनमार्क और यहाँ पर इंग्लैंड। इन सारे देशों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से कंपनी आई है और इनका कुछ ना कुछ भारत से व्यापारिक संबंध रहा है। अब बात करें तो भारत का यूरोप के साथ जो व्यापारिक संबंध रहा है वो प्राचीन काल से रहा है। प्रथम ईसा पूर्व में जैसे रोमवासी जो कि इटली के निवासी थे और यूनानी जिसे आज हम ग्रीक के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों देशों का प्राचीन काल से ही भारत के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। यदि हम देखें तो मध्य काल तक आते आते यह व्यापारिक संबंध काफी बड़े स्तर पर बढ़ चुका था और मध्य काल में जो यूरोप के साथ व्यापार होता था वो 3 रास्तों से होता था। इसको भी समझना है कि वे 3 रास्ते कौन कौन से थे। तो ये भारत था। भारत जो व्यापारी होते थे भारत के साथ व्यापार करते थे वो अरब सागर से होते हुए एक रास्ता जाता था फारस की खाड़ी। यहाँ पर इराक है जिसको हम फारस कहते थे, तो ये फारस की खाड़ी से होते हुए उसके बाद तुर्की और तुर्की के बाद ये इस्तांबुल पार करते हुए ये जाते थे यूरोप। तो एक रास्ता था जो कि भारत के बाद अरब सागर और फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और उसके बाद यूरोप जाता था। एक दूसरा और मार्ग था जो कि अरब सागर और लाल सागर से होते हुए मिस्र, ये मिस्र में कुछ यहाँ पर स्थान पड़ता है। तो मिस्र आज यहाँ पर सुएज नहर बन चुकी है, पहले नहर नहीं थी तो इस समय यहाँ पर पैदल जाना पड़ता था। तो अरब सागर के बाद लाल सागर और लाल सागर के बाद यहाँ से पैदल जाते थे, फिर भूमध्य सागर और उसके बाद यूरोप तक पहुंच जाते थे। उसके बाद एक कम प्रचलित मार्ग और था जो कि पैदल था। यहाँ पर हिमालय है, हिमालय पर्वत के दर्रों को पार करके मध्य एशिया और मध्य एशिया के बाद रूस और रूस के बाद यहाँ से बाल्टिक सागर होते हुए ये यूरोप तक व्यापार करते थे। इस तरह से यहाँ पर 3 मार्ग प्रचलित थे। तो 3 में केवल एक ही मार्ग सबसे ज्यादा, जिसमें समथिंग 80% व्यापार एक ही मार्ग से होता था जो था फारस की खाड़ी से होते हुए। अब यहां पर यह व्यापार क्यों प्रचलित था इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब जाड़ों में यूरोप में काफी ठंड पड़ती है जिसके कारण यूरोप वासी वहां पर केवल मांस पर जिंदा रहते थे, तो वो मांस जो होता था वो मसालों के माध्यम से ही खाया जाता था। तो इसी वजह से ये मसालों के लिए ये व्यापार प्रसिद्ध था। अब 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि एशिया के व्यापार पर अरबवासियों का एकाधिकार था। एशिया के व्यापार पर अरबवासियों का एकाधिकार था और यूरोप के व्यापार पर इटली जो है इटली का एकाधिकार था, इटली का। तो इस तरह से यहां पर जब व्यापारिक एकाधिकार अरब यहां पर पूरे एशिया पर तो व्यापार पर कब्जा हो गया अरबवासियों का और पूरे यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार हो गया इटली का। तो ऐसी कंडीशन एक समय आई कि 1453 ईस्वी में यहां पर जो आपको दिख रहा होगा ये इस्तांबुल, इसको बोला जाता था कुस्तुनतुनिया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया।
अब जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता था, जिसे आज इस्तांबुल कह रहे हैं, वो 1453 ईस्वी में इस कुस्तुनतुनिया, इसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब तुर्कों ने अपने रास्ते से होकर के व्यापार करने पर मना कर दिया और इधर इटली वासियों ने भूमध्य सागर और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो जो नवीन यूरोपियन देश थे, नवीन मतलब जो नए नए व्यापार करने के लिए उभर रहे थे, जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन, ये देश व्यापार करने के लिए परेशान हो चुके थे। अब इन्हें ये मार्ग, क्योंकि ये रास्ते बंद कर दिए, इधर यहाँ पर तुर्कियों का कब्जा हो गया इस्तांबुल पर, जिसे कुस्तुनतुनिया बोला गया, और इस भूमध्य सागर पर इटली का कब्जा हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये सारे व्यापारिक मार्ग इनके लिए बंद हो चुके थे। अब ये नए और जो कम जोखिम भरे मार्ग खोज रहे थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जो थे वो ऐसा करने के लिए सक्षम भी थे, क्योंकि 15वीं सदी में जहाज रानी का निर्माण हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा जहाज विकसित हो चुके थे। और उसी समय में कुतुबनुमा, जिसको हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, कुतुबनुमा, उसका आविष्कार हो चुका था। और ग्रीक दार्शनिकों ने पहले ही लिख दिया था कि पृथ्वी गोल है और एक समुद्र के रास्ते हम कहीं भी पहुंचा जा सकता है। तो ये नए भारत को पहुंचने के लिए नए और कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने लगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था, देखो इसमें दो देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जैसे यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन, ये नए नए मार्गों की खोज के लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रसिद्ध थे। तो इसमें एक पुर्तगाल का नाविक था जो 1487 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला, जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज, बार्थोलोमेव डियाज ये भारत की खोज के लिए निकला और यहां पर अंध महासागर का चक्कर काटते हुए भारत की ओर जा रहा था, लेकिन यहां पर आकर के अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, जो दक्षिण अफ्रीका देश है, वहां पर रुका और इस स्थान का नाम था उत्तमासा अंतरीप। और जब ये यहाँ पर पहुंचा, उत्तमासा अंतरीप या इसका दूसरा नाम है कैप कैमोरिन, उत्तमासा अंतरीप या कैप कैमोरिन, जब ये यहाँ पर पहुंचता है तब यहाँ पर इसने तूफानी लहरें उठती हुई देखी, जिसके कारण इसने इसको तूफानी अंतरीप कहा, तूफानी अंतरीप। इसको एक बार और समझिए, जब पुर्तगाल निवासी बार्थोलोमेव डियाज भारत की खोज के लिए निकला तो ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप या कैप कैमोरिन पर पहुंचा। जब इसने यहाँ पर तूफानी लहरें उठती हुई देखी तो इसको कैप कैमोरिन को इसने कहा तूफानी अंतरीप। तो याद रखना, तूफानी अंतरीप या उत्तमासा अंतरीप इसका नाम है, और ये यहीं से वापस हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति और था जिसका नाम था कोलंबस। ये भारत के लिए निकला, ये इटली का निवासी था, लेकिन पुर्तगाल के सहयोग से भारत आया था, मतलब भारत की खोज के लिए निकला था। तो कोलंबस जो था वो इटली का निवासी था और भारत की खोज के लिए ये निकला, जो कि पुर्तगाल के सहयोग से आया था भारत, मतलब भारत की ओर निकला था। लेकिन ये भारत ना पहुंच करके ये हवाओं के रुख से इस तरह से मुड़ गया और ये मध्य अमेरिका पहुंच गया, जहां पर आज मैक्सिको है और जो छोटे छोटे देश हैं, तो वहां पर ये पहुंच जाता है। इस तरह से इसने अमेरिका की खोज की, अमेरिका की। तो याद रखना ये घटना है 1494 की। तो 1494 में इटली निवासी कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो भारत ना पहुंच करके अमेरिका पहुंच गया, जिस वजह से कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और आता है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वो भी भारत की खोज के लिए निकलता है, उसका नाम था वास्को डी गामा। अब यहां पर याद रखना, जो वास्को डी गामा था वो भी पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का। क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पीसीएस में 4 यात्रियों के नाम और उनके देशों के नाम सुमेल करने के लिए आते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पर बार्थोलोमेव डियाज था, वो पुर्तगाल का था, और कोलंबस इटली का था, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। तो यहाँ पर 1498 ईस्वी में पुर्तगाल
निवासी वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला और ये अफ्रीका का चक्कर काटते हुए अर्थात उत्तमाशा द्वीप का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचने में इसने सफलता प्राप्त की और ये 1498 में इसने भारत की समुद्र के रास्ते खोज कर ली। इस प्रकार वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक बना। तो इसको याद रखिए। यहाँ पर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिस कारण से जो नवीन देश थे, नवीन यूरोपियन देश जो कि व्यापार करना चाहते थे, उनकी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। उसके बाद 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज भारत की खोज के लिए निकला, जो कि पुर्तगाल निवासी था, जो उत्तमाशा द्वीप जिसको इसने तूफानी द्वीप कहा, यहीं से वापस लौट गया। उसके बाद अगला व्यक्ति आता है कोलंबस। कोलंबस जो कि इटली का निवासी था यहाँ का, और ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन भारत ना पहुंच करके ये अमेरिका पहुंच गया 1494 ईस्वी में, अर्थात इसने अमेरिका की खोज की। और उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। तो भारत में या समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। उसके बाद यहां पर आपको याद रखना है जैसे कि इन सभी खोजों के पीछे भारत की इतनी खोज के पीछे इनकी क्या रणनीति थी या क्या उद्देश्य था। तो इनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक व्यापार करना और लाभ कमाना। तो ये इनका उद्देश्य था। और ये जो व्यापार प्रसिद्ध था वो किस लिए था? मसालों के लिए। अब उसके बाद जब ये भारत पहुंचता है उसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर समझना होगा ये भारत है और भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो ये पश्चिमी तट है भारत का और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पर मुख्यतः 5 बंदरगाह उस समय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। एक बंदरगाह यहां पर जिसको हम कहते हैं कैम्बे, कैम्बे बंदरगाह थी, कैम्बे। उसके नीचे एक बंदरगाह थी भड़ोच, भड़ोच, और एक बंदरगाह थी सूरत। ये तीनों बंदरगाह गुजरात की हैं, गुजरात की। तो इन तीनों बंदरगाहों से सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, सूती वस्त्रों का। उसके बाद 2 बंदरगाह और महत्वपूर्ण हैं यहां पर केरल में, एक का नाम कोचीन और एक का नाम कालीकट। कोचीन और दूसरी थी कालीकट। इन दोनों बंदरगाहों से जो व्यापार होता था वो मसालों का होता था। तो याद रखना मध्य काल में पश्चिमी तट पर 5 बंदरगाह महत्वपूर्ण थी, जिसमें से 3 गुजरात की थी, कैम्बे, भड़ोच और सूरत। ये गुजरात में थी, यहां से सूती वस्त्रों का सर्वाधिक निर्यात होता था। और कोचीन की 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह, सॉरी केरल की 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह कोचीन और कालीकट, यहां से मसालों का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता था। तो याद रखना ये 5 बंदरगाह प्राचीन काल में पूछी गई है कि मध्य काल में कौन सी बंदरगाह प्रचलित थी और कहां पर थी। तो ये 5 बंदरगाह। अब यहाँ पर जैसे आपको पता होगा भड़ोच जो है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर है और सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर है। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है भड़ोच कौन सी नदी के मुहाने पर है और सूरत कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे और भड़ोच नर्मदा नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है। अब आप ये ध्यान ना दें कि बोर्ड डिजिटल है या क्या है। अगर आपको वास्तव में ये अच्छा लग रहा हो तो मैं पूरा सब्जेक्ट आपको बारी बारी से क्लियर कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट, और इतिहास को भी प्राचीन सहित कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा कि जब ये भारत पहुंच गए तो अब जैसा कि चैप्टर का नाम है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी भारत में आई, तो इनका क्रम क्या था। तो इनका आने का क्रम याद रखना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम, आने का क्रम। तो सबसे पहले जो भारत में कंपनी आई वो पहली थी पुर्तगाल या पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद डच, उसके बाद तीसरी कंपनी आई अंग्रेज, अंग्रेज के बाद भारत में आए डेनिश,
जिन्हें डेन भी बोला जाता है, और उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो भारत में यूरोपियनों के आने का क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन इनकी कंपनी की बात की जाए तो यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। भारत में डचों से पहले अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना की, क्योंकि अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में स्थापित हो चुकी थी और डचों की जो कंपनी बनी थी वो 1602 ईस्वी में बनी थी। जैसे जैसे मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी कंपनी किस समय स्थापित हुई। तो डचों के आने का क्रम जो रहा है, पहले सॉरी डचों का नहीं, यहाँ पर यूरोपियनों का जो भारत में आने का क्रम रहा है उसमें पहले थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली। तो हेडिंग डाल लीजिए पुर्तगाली, क्योंकि हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो आज सबसे पहले हम पुर्तगाली पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों में पहला पॉइंट, जैसे भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। अभी बताया मैंने, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। ये समुद्र के रास्ते सबसे पहले उत्तमासा द्वीप पर पहुंचा और यहां पर एक व्यक्ति था, गुजराती था, जिसका नाम था अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक, मतलब जो रास्ता दिखाने वाला होता है, अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से वो भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। भारत में सबसे पहले यह कालीकट बंदरगाह पर जाकर उतरा। तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम 17 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह, कालीकट केरल में था, तो कालीकट के बंदरगाह पर जाकर के रुका। लेकिन यहां पर अरबी व्यापारी पहले से ही व्यापार कर रहे थे। जब देखा कि वास्को डी गामा समुद्र के रास्ता खोज चुका है तो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। वास्को डी गामा पर अरबों ने कालीकट में जैसे ही वास्को डी गामा पहुंचा वैसे ही इस पर हमला कर दिया। तो वहां का राजा था कालीकट का उस समय जमोरिन ने वास्को डी गामा को बचाया और बचाने के बाद उसे अपने क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी, क्योंकि जमोरिन चाहता था कि जब अरबी व्यापारी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो दूसरा और भी व्यापारी यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, जिससे हमारे व्यापार को लाभ पहुंचेगा। इसी वजह से जमोरिन ने इसकी जान बचाई और यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। जब वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च और मसाले लेकर गया, तो इसे आने जाने का खर्च निकाल करके लगभग 60 गुने का फायदा हुआ और इस तरह से इस जो व्यापार था, इस व्यापार में तगड़ा मुनाफा होता था। तो याद रखिए, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे, उसमें भी पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को उत्तमासा द्वीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक के साथ, ये गुजराती पथ प्रदर्शक था, कालीकट पहुंचने में इसने सफलता प्राप्त की। अब कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और इसे यहाँ पर जड़ी बूटी और मसाले ले जाने की इजाजत दे दी, जिसके कारण इसे आने जाने का खर्च निकाल करके लगभग 60 गुने का फायदा हुआ। तो ये बहुत बड़ा फायदा था। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति था जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया, दूसरा पुर्तगाली, जिसका नाम था पेड्रा अल्ब्रेज कैब्रल या कैब्राल। पेड्रा अल्ब्रेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा था समुद्र के रास्ते। तो भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली जो कि समुद्र के रास्ते पहुंचा था वो था पेड्रा अल्ब्रेज कैब्राल, जो कि इसके 2 वर्ष बाद भारत आया था 1500 ईस्वी में, और इसने भी यहां पर अरबों के साथ आक्रमण किया और एक जहाज लूटा और जमोरिन को उपहार स्वरूप दिया। उसके बाद यहां पर 1502 ईस्वी में
1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आया, पुनः वास्को डी गामा भारत आया। इस तरह से आपको क्रमबद्ध रूप से सारी बातें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया अर्थात इस्तांबुल पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके कारण यूरोपीय जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाली थे वो नए नए व्यापारिक समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे। तो यहाँ पर 1487 ईस्वी में बार्टोलोमियो डियाज को भारत की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन वो उत्मासा द्वीप जिसे उसने तूफानी द्वीप कहा और यहीं से वापस हो गया। उसके बाद 1494 ईस्वी में कोलंबस को भारत की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन उसने भारत के स्थान पर अमेरिका को खोज निकाला। उसके बाद 1498 ईस्वी में बार्टोलोमियो डियाज ने उत्मासा द्वीप का चक्कर काटते हुए भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ पर 1400 के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वो भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, अर्थात दोबारा आया। और 1503 ईस्वी में, यहां पर याद रखना है 1503 ईस्वी से, तो 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री अर्थात पुर्तगालियों की फर्स्ट फैक्ट्री भारत में कोचीन में स्थापित हुई। तो याद रखना, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में जो स्थापित हुई थी वो 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित हुई थी। और इनकी सेकंड फैक्ट्री जो 1505 में स्थापित हुई थी वो कन्नूर में स्थापित हुई थी, कन्नूर। तो यहाँ पर कोचीन, ये जो कि केरल में है, पहली फैक्ट्री केरल में कोचीन में स्थापित हुई थी, दूसरी कन्नूर में स्थापित हुई थी। 1505 में ही पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर के भारत में भेजा गया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहां पर आपको याद रखना है 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा पहला गवर्नर बनाकर के भारत भेजा गया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आपको ये सारी बातें क्रमबद्ध रूप से याद रखनी है। 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कोचीन में और 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में और 1505 में ही पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब इन सारी बातों के पीछे ऐसा क्या था कि जो भारत में पुर्तगाली एक का एक बारी से आते जा रहे थे और क्रम से यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। तो इनका दो ही उद्देश्य था, एक व्यापारिक लाभ कमाना, व्यापारिक, और दूसरा जो कारण था वो धार्मिक था, धार्मिक। अर्थात पुर्तगालियों का भारत में आने के जो कारण थे वो दो थे, एक व्यापारिक लाभ कमाना और दूसरा धार्मिक। अर्थात व्यापारिक लाभ का मतलब था कि जो यहाँ पर एशिया के व्यापार पर एकाधिकार करके अरब वासियों के एकाधिकार को तोड़ना और अधिक से अधिक लाभ कमाना, और दूसरा था धार्मिक कारण, अर्थात अफ्रीका और एशिया की अधिकांश जनसंख्या को ईसाई बनाना। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण कारण थे। अब यहाँ पर समझ रहे हैं पुर्तगाली गवर्नरों को। तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आप इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि इसको नोट्स के रूप में आप लिखिए। मैं जितनी भी चीजें आपको क्रमबद्ध रूप से बताऊंगा समझ करके आप लिखिए इसको। पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा? ये रहा 1505 से 1509 ईस्वी तक, 1505 से 1509 ईस्वी तक। अब जब ये भारत में आया तो इसे ऐसा, मतलब इसे एक आदेश दिया गया। सबसे पहले तो याद रखिए कि यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये जब भारत आया तो पुर्तगाल की सरकार के द्वारा इसे यहां पर आदेश दिया गया कि भारत में यहां पर व्यापारिक दुर्ग का निर्माण नहीं करना है बल्कि हिंद महासागर पर कब्जा करना है। तो जब मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया तो इसे एक ही आदेश था कि भारत में पुर्तगाली दुर्ग नहीं बनाने हैं या भारत पर कब्जा नहीं करना, बल्कि यहाँ पर जो हिंद महासागर है यहाँ पर कब्जा करना है और हिंद महासागर पर अपनी शक्ति स्थापित करनी है। जिसके कारण इसने एक नीति अपनाई जिसको बोलते हैं हम ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी।
जिसे हम शांत जल की नीति कहते हैं, शांत जल की नीति। यह भी प्रश्न बनता है कि शांत जल की नीति किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपनाई थी, तो वो थी पुर्तगाली। और उसमें भी अगर कोई गवर्नर पूछा जाए कि किस गवर्नर के द्वारा या गवर्नर जनरल के द्वारा शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका उद्देश्य था कि भारत में शांत रूप से व्यापार करना, लेकिन हिंद महासागर पर कब्जा करना, और इसी को इन्होंने नाम दिया शांत जल की नीति। अब इन्होंने जब शांत जल की नीति अपनाई तो इस नीति को कायम करने के लिए अपने जहाजी बेड़े हिंद महासागर में उतार दिए। अब ये हिंद महासागर पर कब्जा करने लगे। अब इनका उद्देश्य था कि जो भी जहाज हिंद महासागर से गुजरे तो उनसे टैक्स वसूले, और इसको लेकर के सर्वप्रथम इनका एक आक्रमण होता है जिसका नाम था मतलब संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़े से, संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़ा, इस बेड़े से इसका आक्रमण हुआ। अब इसमें था क्या, क्योंकि संयुक्त, पहले तो समझना है कि संयुक्त बोला गया है तो ये 2-3 जने होंगे कम से कम। तो संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़े में 3 थे, एक तुर्की का राजा था, दूसरा मिस्र का राजा था, और तीसरा जो था गुजरात का राजा, गुजरात। तीनों मुस्लिम थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनका उद्देश्य था कि हिंद महासागर पर कब्जा करके अरबी और एशिया के व्यापार को, मतलब अरबों और भारतीयों के व्यापार पर कब्जा करना, अब इनके नियंत्रण को तोड़ना, जिससे कि इनका व्यापार कमजोर हो और यहाँ पर ये अपनी शक्ति स्थापित कर सके। अब यहाँ पर इन्हें तीनों को दिखने लगा कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे से, अगर उनके कब्जे में हिंद महासागर पहुंच जाता है तो यहां से व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने अल्मेडा पर आक्रमण कर दिया, अल्मेडा पर आक्रमण कर दिया, जिसके ये इनमें 2 आक्रमण हुआ था। एक हुआ था 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में अल्मेडा पराजित हुआ, अल्मेडा पराजित हुआ, और इसका एक बेटा इसमें मारा गया, और इसमें संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़ा जीत गया। लेकिन जब ये अल्मेडा भारत से जा रहा था तो उससे पहले ही 1509 ईस्वी में इनका दूसरा आक्रमण हुआ संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़े से, जिसमें अल्मेडा विजय रहा, और इसने संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़े को यहां पर सेकंड कंडीशन में पराजित कर दिया। तो याद रखना, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में 3 से 4 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत रहा। यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और इसे भारत में हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। इसने इसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति अपनाई, और उसके बाद इसका संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़े से युद्ध हुआ, जिसमें 1508 ईस्वी में अल्मेडा पहले पराजित हुआ और इसका एक बेटा मारा गया। लेकिन जाने से पहले इसने 1509 ईस्वी में संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़े अर्थात इसमें तुर्की, मिस्र और गुजरात थे, इसको पराजित कर दिया। तो इस तरह से इनकी एक शक्ति स्थापित होने लगी और ये ताकतवर बनने लगे। उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर आया उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो हेडिंग डाल लीजिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा। भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था भारत में सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था। और इसके बारे में दूसरी बात आपको याद रखनी है, यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था।
ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। अब ये किस तरह से पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया तो इसने सबसे पहले 1510 ईस्वी में जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य किया वो अपना मुख्यालय हेडक्वार्टर कोचीन में स्थापित कर दिया। तो पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय जो बना था वो कोचीन में बना था, जो कि अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो एक बीजापुर, जो कर्नाटक में था, एक बीजापुर था और इस बीजापुर में का शासक था आदिल शाह। बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक आदिल शाह। आदिल शाह से गोवा जीत लिया, गोवा जीत लिया। ये 1510 की बात है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करके गोवा जीत लिया। और ये जैसे बीजापुर के शासक को इसने पराजित किया तो दक्षिण पश्चिम भारत में पुर्तगालियों की तूती बोलने लगी, अर्थात ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो उसके बाद इसने क्या किया, भारत में पुर्तगाली स्थायी बस्ती बसाई, मतलब स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाई। अब ये पुर्तगाली स्थायी बस्ती किस तरह से बसाई इसने, ये क्या करता था कि पुर्तगाल से जो निम्न वर्गीय पुर्तगाली थे उनको भारत में लाता था व्यापार कराने के उद्देश्य से, और भारतीय महिलाओं का विवाह इन जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे और वो यहाँ पर करा देता था और उनकी मतलब उनके लिए यहीं पर स्थायी रहने की व्यवस्था कर दी इसने। तो इस तरह से इसने स्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की। इसने एक महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र में सुधार किया था जो था सती प्रथा। तो अपने क्षेत्र में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। याद रखना कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, वो था अल्बुकर्क। इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया, वो था कि इसने कुछ महत्वपूर्ण मंडियों पर कब्जा किया, व्यापारिक मंडी पर। जैसे अब यहाँ पर समझना है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण मंडी थी। जब यहाँ पर आपको जाओगे भारत के अंडमान निकोबार के इधर, तो यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का। इसने 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इसने एक महत्वपूर्ण मंडी थी यहाँ पर फारस की खाड़ी में, जिसका नाम था हरमुज पर 1515 में कब्जा कर लिया। और एक महत्वपूर्ण मंडी यहाँ पर थी अदन में, मतलब यहाँ पर लाल सागर में, जिसका नाम है अदन पर ये कभी भी कब्जा नहीं कर सका क्योंकि इसने आक्रमण किए, लेकिन वहां पर कब्जा पुर्तगाली कभी नहीं कर पाए। तो इस तरह से इसने दो महत्वपूर्ण मंडियों पर, मलक्का जो कि इंडोनेशिया की और हरमुज जो कि फारस की खाड़ी में स्थित थी, यहां पर इसने कब्जा कर लिया। अब देखो ये इतनी महत्वपूर्ण मंडी थी, पूरा दक्षिण पश्चिम एशिया का जो व्यापार होता था वो मलक्का मंडी में जाता था। अब यहां से कोई व्यापारी इन रास्तों से जा रहा है तो वो यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर रखा था इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ये मंडी थी जिसका नाम था हरमुज। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलते थे, तो इन्हें व्यापारिक जो लाभ होता था वो बहुत अधिक या कई गुना होता था। इसी वजह से ये दो महत्वपूर्ण मंडी पूछी जाती हैं कि मलक्का इंडोनेशिया की मंडी थी और हरमुज 1515 ईस्वी में ये फारस की खाड़ी की मंडी थी। और दोनों पर जो कब्जा किया था वो पुर्तगालियों ने अर्थात अल्बुकर्क ने किया था। अब ये भारत में ही इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1515 ईस्वी में गोवा में अल्बुकर्क की मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु 1515 में हुई। ये सारी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। तो भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसके महत्वपूर्ण कार्य को देखा जाए तो ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने अपना मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया और बीजापुर के शासक आदिल शाह को इसने मारा और अर्थात पराजित किया, उससे गोवा जीत लिया, जिसके कारण इनकी दक्षिण पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा शक्ति स्थापित हो गई, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। और भारत में
पुर्तगाली बस्तियों को स्थायी करने का श्रेय इसी को दिया जाता है, क्योंकि इसने निम्न वर्ग के पुर्तगालियों को भारत ला करके भारतीय महिलाओं से विवाह कराया और वहां पर स्थायी बस्ती बसाई। उसके बाद इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इसने दो महत्वपूर्ण मंडी, व्यापारिक मंडी थी जिसका नाम था मलक्का इंडोनेशिया की, और हरमुज जो कि फारस की खाड़ी की महत्वपूर्ण मंडी थी, इन पर कब्जा किया। अदन पर ये कभी कब्जा नहीं कर सका और 1515 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी बातें जो कि अल्बुकर्क से थी काफी महत्वपूर्ण थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अगला महत्वपूर्ण गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। तो हेडिंग डाल लीजिए नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, इसका जो शासनकाल था वो 1529 से 38 तक था। अब यहां से जैसे अल्बुकर्क था 1515 में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1529 तक कई गवर्नर आए, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, जिनसे ना ही कभी प्रश्न बनता है और ना ही उनका जो उल्लेख है वो किताबों में जल्दी से मिलता है। तो नीनो डी कुन्हा जब भारत में आया तो ये अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर था। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया पहला, वो अपना मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, कोचीन से गोवा, और गोवा को ही अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसने अपना मुख्यालय जो कि अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन में स्थापित किया गया था उसको गोवा स्थानांतरित कर दिया और अपनी राजधानी गोवा को ही बनाया। इसने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, अभी तक जितने भी पुर्तगाली आ रहे थे वो पश्चिमी तट पर अपना व्यापार स्थापित कर रहे थे या फैक्ट्री खोल रहे थे। पूर्वी तट पर जाने वाला पहला व्यक्ति यही था। तो इसने पूर्वी तट पर दो महत्वपूर्ण फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसमें एक सैंथोम चेन्नई में था, चेन्नई मद्रास में, और दूसरी जो फैक्ट्री थी वो हुगली में थी, हुगली अर्थात पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो नीनो डी कुन्हा पूरब की और अपना विस्तार करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो पूरब की ओर इसने दो महत्वपूर्ण फैक्ट्री सैंथोम अर्थात मद्रास चेन्नई में और दूसरी फैक्ट्री हुगली पश्चिम बंगाल में स्थापित की। अब धीरे धीरे इन्होंने भारत में बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इनके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जैसे मैंने बताया कि दो तो सैंथोम और हुगली हो गया, इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया, इन्होंने मुंबई पर कब्जा कर लिया, गोवा पर किया, मुंबई पर दमन और दीव भी इनके कब्जे में आ गए, दमन द्वीप पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, और श्रीलंका पर इन्होंने कब्जा किया। श्रीलंका अभी बताया जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का पर इनका कब्जा हुआ था, और यहां पर हरमुज पर इनका कब्जा हुआ था। हरमुज पर दो स्थान और थे, एक वसई और एक साष्टी। इन सारे क्षेत्रों पर इनका कब्जा हुआ था। तो धीरे धीरे सैंथोम, हुगली, गोवा, मुंबई, दमन द्वीप, श्रीलंका, मलक्का, यहाँ पर हरमुज, वसई, साष्टी सभी पर इनका कब्जा होना शुरू हो चुका था। और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे इनसे सारे क्षेत्र छिन गए। जैसे यहाँ पर अंग्रेजों ने इनसे काफी क्षेत्र छीना, और इनके बाद जो आए थे डच, जो जैसे पुर्तगाली के बाद डच आए, तो डचों ने कुछ क्षेत्र छीना और कुछ इनसे छीना अंग्रेजों ने। जैसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का डचों ने छीन ली इनसे, जो कि 1641 में छीनी थी। उसके बाद हरमुज 1628 में ही इनसे अंग्रेजों ने छीन ली, ये अंग्रेजों ने छीनी, और ये जो कि डचों ने छीनी मलक्का। वसई और साष्टी जो कि मराठों ने छीन लिया इनसे, उसके बाद कुल मिलाकर के सारे क्षेत्र धीरे धीरे इनसे छीन गए, और अंत में केवल दो ही क्षेत्र इनके पास बचे थे, एक गोवा और एक दमन द्वीप। ये क्षेत्र 1961 तक इनके पास रहे। अर्थात ये कह सकते हो, इस सम से पता चल रहा होगा कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन शक्ति थी वो पुर्तगाली थी, और सबसे अंत में जो भारत से गए वो भी पुर्तगाली थे।
मुंबई के बारे में, मुंबई जो था 1661 में जो पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन, कैथरीन का विवाह, ये मैं अंग्रेजों में पढ़ाऊंगा, कैथरीन का विवाह कर दिया गया अंग्रेज राजकुमार जो कि इंग्लैंड का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, और उससे दहेज में मुंबई को दे दिया। उस तरह से यहाँ पर एक जैसा हुगली था, हुगली जो था वो एक व्यक्ति था कासिम था जो कि सूबेदार था बंगाल का, उसने हुगली को छीन लिया। कुल मिलाकर के इनसे सब चीज छीन चुके थे। तो नीनू डी गुहा के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है कि इसने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और इसने पूरब की ओर व्यापार विस्तृत किया, जिसमें काफी फैक्ट्री खोली। दो महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी, सैंथोम चेन्नई की फैक्ट्री थी और हुगली पश्चिम बंगाल की थी। इस तरह से इसने पूरब की क्षेत्र की ओर विस्तार किया। धीरे धीरे काफी गवर्नर आए और ये महत्वपूर्ण क्षेत्र इन्होंने अर्जित किए, जिसमें ये तो थे ही सैंथोम और हुगली, साथ में गोवा, मुंबई, दमन दीव, श्रीलंका, मालदीव, हरमुज, बसई, साष्टी आदि क्षेत्रों पर इनका कब्जा हो गया। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इनसे सारे क्षेत्र निकल गए। जैसे हरमुज व्यापारिक मंडी थी, इसको 1628 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वसई और साष्टी को मराठों ने छीन लिया इनसे। मलक्का जो मंडी थी उसको डचों ने छीन लिया। श्रीलंका भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया और अंत में क्या बचा इनके पास, गोवा और दमन दीव। तो गोवा दमन दीव 1961 तक मतलब पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और ये इसी आधार पर सबसे पहले आए और सबसे अंत में अर्थात 1961 में ये भारत से गए। अब एक महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में थोड़ा सा और याद रखना है। एक गवर्नर आया था 1542 ईस्वी में जिसका नाम था मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध ईसाई संत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था जिसका नाम था जैवियर। तो इस तरह से एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि जो प्रसिद्ध ईसाई संत था जैवियर वो किसके साथ अर्थात किस गवर्नर जनरल के साथ भारत में आया था, तो वो था 1542 में मार्टिन डिसूजा। इसके साथ प्रसिद्ध जैवियर संत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और समझेंगे, पहले इसको आप जितना भी समझ में आ रहा है आप इसको नोट कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, शुरुआत है इसी वजह से, लेकिन जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाओगे क्रमशः तो ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब जैसे मैंने बताया था कि भारत में इन्होंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो हिंद महासागर पर कब्जा करना प्रारंभ किया था। अब ये इतने शक्तिशाली बनकर के उभर चुके थे तो इन्होंने एक समुद्र में एक साम्राज्य स्थापित किया था जिसको हम कहते हैं एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। तो यहां से कैसे प्रश्न बनेगा कि पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को हम जानते थे एस्तादो द इंडिया के नाम से, एस्तादो द इंडिया। अब इन्होंने भारत में एक मतलब समुद्र में एक व्यवस्था स्थापित की थी जिनको कहा गया कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। तो याद रखना मतलब जब इन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा किया तो एक समुद्री साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम इन्होंने रखा एस्तादो द इंडिया, अर्थात पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। जबकि इन्होंने जो एक पद्धति लागू की थी या एक व्यवस्था बनाई थी जिसको कहा गया कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। अब कार्टेज क्या था, कार्टेज एक प्रकार का परमिट। अब उसके बाद काफिला के बारे में समझाऊंगा। तो क्या होता था, यदि कोई अरबी जहाज या भारतीय जहाज हिंद महासागर से गुजरेगा तो वो सबसे पहले एक परमिट लेगा पुर्तगालियों से जिसको कार्टेज बोला जाता था। परमिट के बदले वो टैक्स चुकाता था और तब जाकर के वो हिंद महासागर में व्यापार कर सकता था, अर्थात अपने जहाज को हिंद महासागर से गुजार सकता था। इसी को बोला गया कार्टेज। उसके बाद एक काफिला होता था, काफिला था जहाजी बेड़ा, जो कि पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा था। जहाजी बेड़ा मतलब यहां पर बहुत सारे जहाज होते थे, उन जहाजों में जब भी कोई गैर पुर्तगाली जहाज
अगर परमिट लेकर के हिंद महासागर से गुजरता था तो इसमें से कुछ जहाज उस जहाज की रक्षा करने के लिए जाते थे पीछे पीछे, जिसको हम काफिला कहते थे। तो वो दो बातों पर विशेष फोकस करते थे। एक तो जो गैर पुर्तगाली जहाज है वो उनके नियंत्रण से बाहर जाकर के व्यापार तो नहीं कर रहा, अर्थात उनकी अनुमति के बगैर व्यापार तो नहीं कर रहा। तो एक तो वो नियंत्रण रखता था और साथ में ये जो काफिला होता था वो उनकी रक्षा भी करता था उस जहाज की, जो मतलब टैक्स दे करके यहाँ पर व्यापार करता था, जिससे कि कोई समुद्री लुटेरा उसको लूट ना ले। तो इस तरह से कार्टेज आर्मीडा काफिला व्यवस्था जो थी वो इनकी सफल नीति थी, अर्थात इसमें सफल रहे। तो परमिट क्या था? तो परमिट था कि यदि कोई गैर पुर्तगाली हिंद महासागर से गुजरेगा तो वो एक परमिट लेगा, और काफिला क्या था? वो पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा था, जो व्यक्ति कार्टेज लेता था उस जहाज की रक्षा के लिए अपने जहाज भेजते थे। और साथ में यह भी ध्यान रखा जाता था कि कहीं ये मतलब पुर्तगालियों के विरुद्ध जाकर के व्यापार तो नहीं कर रहे। तो दोनों बातों पर मतलब अपनी सुरक्षा भी रखते थे और दूसरों को भी सुरक्षा देते थे। इनकी जो कार्टेज आर्मीडा काफिला व्यवस्था इतनी सफल हो चुकी थी कि भारत में जो उस समय के महान अकबर थे उनको भी इनकी कार्टेज आर्मीडा काफिला व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा था। हालांकि इन्होंने ये व्यवस्था अकबर के लिए निःशुल्क रखी थी, लेकिन ये व्यवस्था उनको अपनानी पड़ी थी, स्वीकार करनी पड़ी थी, क्योंकि ये हिंद महासागर में इतने शक्तिशाली हो चुके थे। ये किसी भी व्यक्ति को वहां पर मतलब युद्ध में पराजित कर सकते थे। इनकी नौसेना शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अब इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इनका भारत में पतन क्यों हुआ? तो हेडिंग डाल लीजिए कि पुर्तगालियों का भारत में पतन। पुर्तगालियों का या पुर्तगालियों के भारत में पतन के कारण, भारत में पतन मतलब समाप्ति के कारण। तो देखो इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो पीसीएस की प्री परीक्षा होती है या मेंस परीक्षा होती है वहां पर ये लिखने को भी आ जाते हैं और कभी कभी विकल्प में भी पूछ ले जाते हैं। तो पुर्तगालियों के भारत में पतन के क्या कारण थे? इसमें 3 से 4 महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर सामने आते हैं। जैसे पुर्तगालियों का छुप छुप करके व्यापार करना। इन्होंने जब ये यहाँ पर व्यापार करते थे तो एक समय ऐसा आया कि पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन, वो सबसे ज्यादा मतलब अमीर हो चुकी थी और यहाँ पर उसको व्यापारिक मंडी कहा जाने लगा था यूरोप में। तो यूरोप की व्यापारिक मंडी बन चुकी थी सबसे फेमस, जो कि लिस्बन थी। अब ये चुप चुप करके व्यापार कर रहे थे, पूरे यूरोप को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना मतलब व्यापार से पैसा कहां से ला रहे हैं और कहां से इतना माल इनका आ रहा है। तो एक ये भी कारण बना चुप चुप करके इनका व्यापार करना। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि जो अन्य यूरोपियन कंपनी थी जैसे कि अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये इनके पीछे पीछे आए तो इनकी प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़ गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ये इनसे कई गुना शक्तिशाली थे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1611 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध। स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरह पराजित किया था 1611 में स्वाली के युद्ध में। स्वाली सूरत के पास है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि जो अन्य या गैर पुर्तगाली शक्ति थी जो कि यूरोप से आई थी, जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये सभी ने इनको पछाड़ा आगे जाकर के। तो ये दूसरी यूरोपियन शक्ति से मतलब पिछड़ गए। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, जब पुर्तगालियों को इधर अमेरिका की खोज हो चुकी थी और अमेरिका के साथ साथ इधर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर ब्राजील की खोज हो गई। और ब्राजील की जो मतलब जलवायु है वो लगभग भारत की जैसी है। तो भारत में भी ये चीज, जो चीज भारत में है वही चीज ब्राजील में भी इनको मिलने लगी। तो ये मतलब भारत ना जाकर के ब्राजील की ओर उन्मुख हो गए और अधिकांश पुर्तगाली ब्राजील जाकर के व्यापार करने लगे। और एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नीति थी इनकी धर्मांधता की नीति। धर्मांधता, तो धर्मांधता की नीति क्या थी? ये अपने ईसाई धर्म के प्रचार में इतने अंधे हो चुके थे कि इन्होंने भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। जैसे इसके उदाहरण के साथ साथ इनको आप नोट करना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1540 ईस्वी में
1540 ईस्वी में इन्होंने गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया। मतलब पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म का इतना बढ़ावा दिया यहाँ पर कि 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया और यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उसके बाद 1560 ईस्वी में यहाँ पर ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। अब 1560 ईस्वी में जब यहाँ पर ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई गोवा में, ये पूछा जाता है कि ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये गोवा में की गई थी 1560 ईस्वी में। यहाँ पर यदि कोई ईसाई विरोधी उभरता था तो उसको ये सजा देते थे इस न्यायालय में। तो याद रखना इनकी बहुत ही धर्मांधता की नीति थी, जिसके कारण से ये यहाँ पर मतलब पुर्तगालियों के पतन प्रारंभ हो गए। तो पुर्तगालियों के पतन के 4 महत्वपूर्ण कारण मैंने बताए हैं कि चुप करके इनका व्यापार करना, अन्य यूरोपियनों का भारत में आगमन होना जिसके कारण ये उनकी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया कि धर्मांधता की नीति। अब धर्मांधता की नीति में क्या था कि इन्होंने 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ा और 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की, ताकि ईसाई धर्म विरोधियों को भारत में सजा दी जा सके। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो इनका ब्राजील का पता लग जाने पर ये ब्राजील की ओर उन्मुख हो गए। तो ये इनके पतन का कारण था। एक और कुछ महत्वपूर्ण कारण और समझते हैं इनके। अब यहां पर अगली चीज आपको समझनी है कि इनके आगमन से भारत को मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों के आगमन का भारत पर प्रभाव, पुर्तगालियों के आगमन का भारत पर प्रभाव। यहां पर इस तरह से आप मेंस में भी लिख सकते हो इनको, और जितने भी प्री के क्वेश्चन है वो मैं सारे कवर करा रहा हूं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यदि आप इस चैनल को बढ़ावा देते हैं तो मैं सारे सब्जेक्ट आपको इसी तरह से बारी बारी से कवर कराऊंगा। तो पुर्तगालियों के आगमन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो इनके आने का जो कारण था वो तो व्यापारिक था। तो ये कुछ चीजें जैसे कि मध्य अमेरिका में ये गए और वहां से सोना चांदी लेकर के भारत में आए, क्योंकि व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार के लिए अब यहाँ पर से मसाले लेकर के जाते थे तो अपने वहां से तो कुछ लाएंगे, तो इन्हें जब वहां पर जैसे अमेरिका का पता चल गया था तो वहां से सोना चांदी लेकर के आते थे। साथ में कुछ फसलें भी लेकर के आए, जिसमें जैसे काली मिर्च, दूसरा आलू, तीसरा तंबाकू। ये 3 ऐसी चीज हैं जो पुर्तगाली भारत लाए, और पुर्तगाली भारत मध्य अमेरिका से लाए थे, मध्य अमेरिका से। तो याद रखना पुर्तगाली जो काली मिर्च, आलू और तंबाकू लेकर के आए थे वो मध्य अमेरिका से लाए थे। और भी ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज लाए, जैसे काजू भारत में लाए पुर्तगालियों के द्वारा, काजू बादाम, मूंगफली, उसके बाद संतरा, अनानास, अखरोट, सॉरी ये शायद इसमें अखरोट मुझे कंफर्म नहीं है, काजू बादाम, मूंगफली, संतरा, अनानास, शकरकंद, पपीता, ये सारी चीज भारत लेकर के आए। तो पुर्तगाली जब भारत आए तो इनके बाद ही ये चीजें भारत में उगनी प्रारंभ हुई। हालांकि काली मिर्च यही लेकर के आए, और काली मिर्च भारत में सबसे महत्वपूर्ण मसाले की खेती बन चुकी थी। तो काली मिर्च, आलू और तंबाकू ये तीनों चीज मध्य अमेरिका से लेकर के आए थे। काजू बादाम, मूंगफली, संतरा, अनानास, शकरकंद, पपीता अन्य स्थानों से ये भारत लेकर के आए। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत की थी वो थी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। तो प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छपाई का जो मशीन लेकर के आए वो भी पुर्तगाली ही भारत में लेकर के आए। तो इस तरह से ये पुर्तगाली पूरी तरह से समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।
और यदि आप चैनल को बढ़ावा देते हो तो मैं सारे सब्जेक्ट आपको इसी तरह से सारे कवर कराऊंगा। धन्यवाद।